दुनिया हैरत अंगेज किस्सों से भरी पड़ी है, जिनमें से कुछ तो इतने अजीबोगरीब होते हैं कि यकीन ही नहीं होता कि वो सच भी हो सकते हैं। पर जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे, कभी कभार सच वाकई में कल्पना से भी अजीब होता है। जिंदगी बचाने वाले संयोगों की चमत्कारी श्रृंखला से लेकर अब तक की सबसे बेतुकी गिरफ्तारी की कहानी तक पेश है दुनिया की कुछ सबसे मजेदार कहानियां, जो कि लगती तो नकली हैं पर असल में 100% सच हैं। पीनट बटर से ट्रंप का विरोध। राजनीति की बातें शुरू होते ही अच्छे खासे लोगों को मानो दिमाग खराब हो जाता है और 2016 में चुनाव चक्र का वो अभिशाप फिर से लौटा, जो कि नॉर्मल लोगों को भी अपने फेवरेट नेता के लिए अजब गजब हरकतें करने पर मजबूर कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान के विरोध में 32 वर्षीय क्रिस्टीना फर्ग्यूसन ने कुछ ऐसा कर डाला जिस पर पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था। किस्सा शुरू होता है अक्टूबर 2016 की एक सुहानी शाम से, जब क्रिस्टीना को विस्कॉन्सिन के एमहर्स्ट चौराहे पर स्थित टाउन हॉल बिल्डिंग में ट्रंप समर्थकों की एक मीटिंग की भनक लगी। उन्होंने लो सोडियम वाले क्रीमी पीनट बटर का एक फैमिली साइज जार लिया और पहुंच गई मीटिंग में खलल डालने। पहले ही बता दें कि वो जार उन्होंने खाने के लिए नहीं लिया था। जार को किसी हथियार की तरह लहराते हुए वे ऊंची आवाज में ट्रंप को अनाप शनाप बकने लगी, जिससे इतना हंगामा हुआ कि उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया। तभी मीटिंग में मौजूद एक शख्स को याद आया कि क्रिस्टीना के हाथ में एक जार था, सो उसने बाहर जाकर देखना चाहा कि वे उसका आखिर क्या कर रही हैं। बाहर जाते ही उनका शक सही साबित हुआ, क्योंकि बाहर जाकर उन्होंने देखा कि क्रिस्टीना उनकी कार्स पर उस पीनट बटर से पुताई कर रही थी। लोगों ने जैसे उनका सामना करना चाहा, वे जल्दी से पास की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुस गई। मीटिंग वालों ने पुलिस अधिकारियों को फोन किया और उन्हें सब कुछ बताकर अपार्टमेंट में भेज दिया। अधिकारियों ने क्रिस्टीना को अपार्टमेंट में किसी आदमी के साथ टीवी देखते हुए पाया, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस आदमी ने क्रिस्टीना की तरफ से सफाई देते हुए दावा किया कि वो दोनों पूरी रात कमरे पर एक साथ ही थे। पुलिस को इस बात पर शायद यकीन हो भी जाता, पर क्रिस्टीना वहीं बगल में खड़ी होकर पुलिस से बात करते हुए अपनी उंगलियों पर लगा पीनट बटर चाट रही थी, जो कि बिल्कुल सच भी था। वो सच में पीनट बटर से रंगे हाथों पकड़ी गई थी, पर अभी भी अपनी बेगुनाही का दावा किए जा रही थी। पुलिस को लगा क्रिस्टीना ने पी रखी है, सो उन्होंने उनका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया, जिसमें वे पलक झपकते फेल हो गई। पर ये तो और भी अच्छा था, क्योंकि टल्ली होने के चलते वे हर चीज और आसानी से कबूल देती। लेकिन जब क्रिस्टीना ने अपना मुंह खोला तो मामला और भी गुदगुदाने वाला साबित हुआ। नम आंखों के साथ क्रिस्टीना ने बताया कि वे ट्रंप की विरोधी उम्मीदवार हिलेरी को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और कार्स पर पीनट बटर पोतने का उनका फैसला ट्रंप के चुनाव अभियान का विरोध करने का एक तरीका था। पर असल समस्या तो ये थी कि क्रिस्टीना द्वारा भंग की गई वो मीटिंग ट्रंप समर्थकों की नहीं, बल्कि टुमारो रिवर कंजर्वेशन क्लब द्वारा आयोजित की गई थी। वे बेचारे तो एक स्थानीय नदी की साफ सफाई पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए थे। तभी क्रिस्टीना वहां घुसकर उन पर चिल्लाने लगी और उनकी कार्स को भी नुकसान पहुंचा दिया। इस हास्यास्पद घटना से काम का बस एक ही सबक निकल करके आता है, और वो ये कि कोई भी राजनीतिक हरकत करने से पहले ये जरूर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सही पक्षी उसका निशाना बने। चर्च में हुआ चमत्कार। 1950 के दशक में ब्रिटाइस नेब्रास्का के वेस्ट साइड बैप्टिस्ट चर्च में क्वायर या सामूहिक भजन का अभ्यास हर सुबह ठीक शाम 7:20 पर शुरू हो जाता था, और 1 मार्च 1950 का दिन भी वैसा ही था, जब पादरी वॉल्टर क्लैम्पेल ने दोपहर में ही चर्च पहुंचकर तैयारी करनी शुरू कर दी। चूंकि उस दिन अच्छी खासी ठंड पड़ रही थी, सो फादर चर्च के फायर प्लेस में आग जलाकर रात के खाने के लिए अपने घर लौट गए। शाम 7:10 पर वे अपने परिवार के साथ क्वायर प्रैक्टिस करने के लिए निकलने वाले थे कि उनकी बेटी ने अपने ऊपर खाना गिरा लिया, जिसके कारण उनको देर होने लगी। बेटी को कपड़े बदलते बदलते 7:20 हो गए और फादर को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि आज पहली बार वो प्रैक्टिस के लिए लेट हो गए, इस बात से अनजान कि इसी देरी के कारण आज उनकी जिंदगी बचने वाली थी। 7:25 पर वेस्ट साइड बैप्टिस्ट चर्च में अचानक से विस्फोट हुआ, जिसका धमाका शहर भर में गूंज उठा। चर्च की दीवारें बाहर की तरफ गिर गईं और लकड़ी की भारी भरकम छत भी ढहकर जमीन पर आ गिरी। थोड़ी देर में फादर वॉल्टर समेत शहर भर के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि फायर ब्रिगेड वाले आग के लपटों पर काबू पा चुके थे और मलबे में शवों की तलाशी जारी थी। खुशकिस्मती से तभी एक ऐसा इत्तेफाक हुआ जिसने इस पूरे मामले को हद से ज्यादा अजीबोगरीब बना दिया। फायर फाइटर्स ने बताया कि इस विस्फोट के लिए भट्टी के पास से रिसने वाली गैस जिम्मेदार थी, यानी विस्फोट दोपहर में भी हो सकता था जब वॉल्टर भट्टी जलाने चर्च आए थे। पर बात इतनी परी खत्म नहीं होती। विस्फोट के समय चर्च एकदम खाली था, जबकि आम दिनों के हिसाब से वहां पर क्वायर प्रैक्टिस करने वालों की भीड़ मौजूद होनी चाहिए थी। पर क्वायर के दूसरे मेंबर्स आखिर थे कहां पर? क्या वे सब कहीं जाकर छिप गए थे, या दमकल कर्मी मलबे में उनको खोज नहीं पा रहे थे? कमर कस लीजिए, क्योंकि जवाब सुनकर आपका माथा हिल जाएगा भाई। पता चला कि फादर उनके परिवार की तरह क्वायर के बाकी 15 सदस्यों को भी अलग अलग कारणों से उस दिन चर्च पहुंचने में देर हो गई थी।
दो औरतें अपनी कार की खराबी के चलते लेट हुई। वहीं कुछ सदस्यों को अपना होमवर्क पूरा करना था, कुछ को खत लिखना था, तो कुछ को अपनी फेवरेट रेडियो शो का क्लाइमैक्स सुनना था। चर्च की पियानो वादक उस दिन डिनर के बाद झपकी लेते हुए पूरी तरह से सो गई, जिसके चलते क्वायर की निर्देशक उनकी माँ भी उस दिन चर्च नहीं पहुंच पाई। यकीन नहीं होता ना, 1950 के दशक में फटाफट एक दूसरे को टेक्स्ट करने के लिए सेलफोन तो होते नहीं थे, सो उन लोगों के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि दूसरों को भी कुछ समस्या हो रही है। आप इसे एक वास्तविक चमत्कार कह सकते हैं। खुशकिस्मती से क्वायर का हर एक सदस्य बच गया, वो भी एकदम सही सलामत। मैं दावे से कह सकता हूँ कि उन्होंने इस घटना पर भी कोई ना कोई भजन जरूर लिखा होगा। अब जब आप लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो क्यों ना आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें, और अगर आप मेरे फ्यूचर वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो नीचे नजर आ रही बेल आइकन को भी एक बार टच कर दें। आइए अब हमारी अगली अनोखी कहानी की तरफ चलते हैं। फेफड़े में मटर का पेड़। मई 2012 में ब्रूस्टर मैसाचुसेट्स में रहने वाले 75 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक रॉन स्वीडन पता नहीं क्यों बहुत ही खराब महसूस कर रहे थे। वे महीनों से खांसी, सांस लेने में तकलीफ और शरीर में ऊर्जा की भारी कमी जैसी दिक्कतें झेल रहे थे, जो समय के साथ बढ़ती जा रही थी। उनकी पत्नी नैन्सी ने पति के तेजी से बिगड़ते स्वास्थ्य से चिंतित होकर एम्बुलेंस बुलाने का फैसला किया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर जब डॉक्टर्स ने रॉन के सीने का एक्सरे लिया तो पता चला कि मामला बड़ा ही अजीबोगरीब है। एक्सरे में रॉन के बाएं फेफड़े पर एक धब्बा नजर आने के बावजूद डॉक्टर्स को उनमें कैंसर या किसी दूसरी बीमारी के कोई सबूत नहीं मिले। जैसा कि इस फेफड़े में मौजूद इस तरह के धब्बे आमतौर पर इंगित करते हैं। क्या रॉन को कोई ऐसी बीमारी हुई थी जिसके बारे में आप कुछ पता ना हो, या उनकी जांच करते वक्त डॉक्टर से कोई गलती हो गई थी? मैं तो कहूंगा कि आप कहीं बैठ जाइए, क्योंकि ऐसा जवाब है कि अनुभवी से अनुभवी सर्जन भी सुनकर अपना संतुलन खो दें। जब रॉन के फेफड़ों से लिया गया नमूना लैब से वापस आया तो उसमें पौधे के अंश पाकर डॉक्टर एकदम से चौंक गए। जी नहीं, किसी डॉक्टर ने गलती से नमूने में अपनी सैलेड नहीं गिरा दी थी। डॉक्टर्स ने जब इस अजीबोगरीब तथ्य की और गहन जांच की तो उनको जो पता चला उससे उनका मुंह खुला का खुला रह गया। रॉन कई महीनों से इसलिए खांस रहे थे क्योंकि इस पूरे वक्त के दौरान उनके बाएं फेफड़े के अंदर मटर का एक पेड़ उग रहा था। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, किसी के फेफड़े में किसी पौधे का बढ़ना कैसे संभव हो सकता है? भाई बता दें कि मटर का बीज आमतौर पर जमीन के नीचे ही अंकुरित होता है। खुद में संग्रहित ऊर्जा की मदद से यह अंकुरित बीज जमीन की सतह तोड़कर प्रकाश संश्लेषण शुरू करने तक भूमिगत ही बढ़ता रहता है। पर वो रॉन का शरीर छेदकर तो बाहर नहीं निकल सका, सो आधा इंच का ही अंकुर हो गया और वहीं उनके फेफड़े में पड़ा रहा, जिससे उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ा। पौधे का साइज छोड़िए, पर असली सवाल तो यह है कि वो मटर रॉन के फेफड़े में आकर कैसे पहुंचा। हो सकता है रॉन बहुत तेजी से खा रहे हो और एस्पिरेशन कही जाने वाली एक दुर्लभ घटना में मटर का वो दाना उनके फूड पाइप की जगह श्वास नली में चला गया। वो दाना श्वास नली से निकल नहीं पाया और फेफड़े में पहुंचकर पड़े पड़े अंत में अंकुरित हो उठा। दुर्भाग्य से डॉक्टर्स के लिए उस दाने को निकालना उतना आसान नहीं था जितना आसानी से वो अंदर पहुंचा था, और उसे हटवाने के लिए रॉन को अपने फेफड़े का ऑपरेशन भी करवाना पड़ा। हालांकि इस घटना से रॉन के मजाकी अंदाज में जरा भी कमी नहीं आई थी। ऑपरेशन सफल होने के बाद जब नर्स ने उनके सामने मटर की एक बड़ी सी प्लेट रखी तो पहले तो वो जोर जोर से हंसे, फिर चुपचाप उसको खा गए। घर पहुंचने पर जब रॉन के दोस्तों और रिश्तेदारों ने उन्हें मटर से संबंधित गिफ्ट देने शुरू किए तो उन्होंने हंसते हुए उनका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि पत्नी को अब मटर खरीदने किराने की दुकान तक नहीं जाना पड़ेगा। मुझसे पूछा जाए तो रॉन से मटर से जुड़ा कोई भी मजाक करना ठीक नहीं था, पर उन्हें इससे जरा भी आपत्ति नहीं हो रही थी। अगली बार जब कोई आपसे सब्जियां खाने की जिद करे ना तो उन्हें अच्छे से समझा दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि सब्जी खाना आपकी सेहत के लिए हमेशा ही अच्छा हो। खुद को किया डब्बे में कुरियर। 1965 में जब 19 वर्षीय ब्रायन रॉबसन अपना शहर छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के वेल्स पहुंचे तो उन्हें बहुत जल्दी एहसास हो गया कि वे यहाँ जिंदगी नहीं बिता सकते। न केवल यहाँ का मौसम बहुत गर्म था, बल्कि उन्हें दोस्त बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी और घर की भी याद सता रही थी। पर अफसोस की आमदनी बेहद कम होने के कारण वे घर वापस जाने के लिए फ्लाइट का टिकट नहीं खरीद सकते थे, जिसके चलते उन्हें थोड़ा रचनात्मक होना पड़ा। बल्कि मुझसे पूछे तो थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा रचनात्मक। आप जल्दी देखेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा था। आजाद होने के पहले प्रयास में ब्रायन लंदन जाने वाली एक शिप पर सवार हो गए। उन्होंने शिप में दाखिल होने के लिए विजिटर पास का सहारा लिया और जहाज के बंदरगाह से छूटने तक उसके माल गोदाम में छिपे रहे। लेकिन इस अच्छी शुरुआत के बावजूद जहाज छूटने के महज कुछ ही घंटों बाद ब्रायन समुद्री बीमारी से बुरी तरह जूझने लगे और मजबूरी में उन्हें खुद ही चलकर शिप के डॉक्टर्स तक पहुंचना पड़ा। पर उनकी हरकत का पता चलते ही क्रू ने उन्हें शिप से उतारकर न्यूजीलैंड में छोड़ दिया। लेकिन ब्रायन वहां ज्यादा देर तक नहीं फंसे रहे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मौजूद अपने एक रिश्तेदार से थोड़े से पैसे लिए, जो दुर्भाग्यवश उन्हें सिर्फ सिडनी तक वापस ले जाने के लिए ही पर्याप्त थे, अपने वतन यूनाइटेड किंगडम तक के लिए नहीं थे।
ऑस्ट्रेलिया लौटकर उन्होंने एक नया प्लान बनाना शुरू किया, पर यह नया प्लान तो पहले वाले से भी ज्यादा जोखिम भरा था। करीब 1 साल पहले खुद को डब्बे में बंद करके लंदन से पर्थ तक कुरियर करवाने वाले शख्स रेग स्पीयर से प्रेरित होते हुए ब्रायन ने भी खुद को डब्बे में पैक करके इंग्लैंड पोस्ट करवाने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने क्वांटस एयरलाइन से संपर्क करके कुरियर किए जा सकने वाले डब्बों के साइज और उन्हें भेजने में लगने वाली फीस के बारे में पता किया। ब्रायन जिस साइज का डब्बा चाहते थे वो प्लेन की यात्री टिकट से ज्यादा महंगा था, सो ब्रायन ने खुद को कैश ऑन डिलीवरी से भेजने की ठानी, यानी लंदन पहुंचने से पहले उन्हें किसी भी तरह की फीस वगैरह की चिंता नहीं करनी थी। एक दोस्त से प्राप्त फर्जी कागजात का उपयोग करते हुए ब्रायन ने क्वांटस को बताया कि डब्बे में एक बड़ा सा IBM 7030 कंप्यूटर रखा है जिसे सर्विसिंग के लिए लंदन भेजा जा रहा है। उसके बाद ब्रायन ने दुकान पर जाकर अपनी यात्रा के लिए एक डब्बा खरीदा। 30 बाई 26 बाई 38 इंच आकार का ये डब्बा सामने से कपड़े डालने वाली किसी वॉशिंग मशीन के बॉक्स जितना ही बड़ा था, सो जाहिर है सफर के दौरान बेहद टाइट साबित होने वाला था। खैर, ब्रायन को अपने प्लान पर इतना भरोसा था कि उन्होंने तुरंत ही यात्रा की तारीख भी फाइनल कर ली। उन्होंने डब्बे को थोड़ा और मजबूत किया और उसमें एक रस्सी भी लगाई ताकि हार्नेस की तरह खुद को बांध भी सकें। बॉक्स में घुसकर ब्रायन ने कील ठोक कर उसे अंदर से बंद कर लिया और लंदन पहुंचकर उसे फिर से खोलने के लिए एक खास प्लान भी रख लिया। उन्होंने अपने साथ एक बड़ा सा सूटकेस भी पैक कर लिया, जिसके चलते उन्हें पूरे 36 घंटे की अपनी यात्रा के दौरान घुटनों को छाती से चिपका कर बैठना था। ना ही वे अपने पैर फैला सकते थे और ना ही करवट बदल सकते थे। उनके द्वारा पैक किए गए 2 तकियों ने शुरुआत में तो बहुत आराम दिया, पर ज्यादा देर तक ऐसा मुमकिन नहीं था। आखिरकार 17 मई को हाथ में केवल एक टॉर्च और पेशाब करने और पानी पीने के लिए 2 बोतलें लेकर उन्होंने अपनी यात्रा का मेलबर्न से सिडनी तक का पहला चरण शुरू किया। वे किसी तरह खुद को प्लेन के अंदर पहुंचाने में कामयाब रहे, लेकिन जल्द ही हालात बदतर होने लगे। सबसे पहले किसी ने ब्रायन के बॉक्स को उल्टा रख दिया, लेकिन डब्बे में असहाय रूप से फंसे होने के कारण लाख कोशिशों के बावजूद भी वे अपनी पोजीशन जरा भी नहीं चेंज कर सकते थे। जल्दी उनकी गर्दन में भीषण दर्द होने लगा और सिर में खून जमा होने लगा। जल्दी उनका दर्द इतना बढ़ गया कि वे रह रहकर बेहोश होने लगे। उल्टा लटक कर 22 घंटे बिताने के बाद ब्रायन के डब्बे को आखिरकार सीधा करके एक दूसरे प्लेन में लाद दिया गया, लेकिन उनकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ब्रायन नहीं जानते थे कि क्वांटस की उनकी ओरिजिनल फ्लाइट हाउसफुल हो गई थी, इसलिए एयरलाइन ने उन्हें पैन अमेरिकन एयरलाइन की एक दूसरी फ्लाइट में लाद दिया था, जिसका रास्ता पहली फ्लाइट से कहीं ज्यादा लंबा था। आम परिस्थितियों में तो इसमें कोई दिक्कत ना होती, लेकिन प्लेन के कार्गो गोदाम में हीटिंग ना होने के कारण ब्रायन की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। सांस लेने में तकलीफ से लेकर कोहनिया और घुटनों में भीषण दर्द तक उनका पूरा का पूरा शरीर बड़ी ही घोर यातना में था। पूरी उड़ान के दौरान ब्रायन बार बार बेहोश होते रहे और अपने डब्बे को प्लेन से बाहर फेंके जाने का डर भी उनको सताता रहा। लैंडिंग के वक्त ब्रायन को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वे अपनी घड़ी में टाइम देखने तक की ताकत नहीं जुटा पा रहे थे। उन्होंने किसी तरह अपनी टॉर्च ऑन की, लेकिन उनकी बेहद कमजोर हालत में वो इतनी भारी साबित हुई कि हाथ से छूटकर लुढ़क गई। फ्लाइट लैंड करने पर जब किसी वर्कर की नजर ब्रायन के डब्बे से आ रही रोशनी पर पड़ी तो उसने चेक करना चाहा। एक छेद से अंदर झांकने पर जब उसे डेड बॉडी जैसी कोई चीज दिखी तो वो एकदम दंग रह गया। और ये कुछ हद तक ठीक भी था, क्योंकि ब्रायन भी खुद को मरा हुआ सा ही महसूस कर रहे थे। उस वर्कर ने तुरंत ही डॉक्टर्स और कस्टम वालों को बुलवाया, जिन्होंने डब्बे की कानूनी हैसियत पर गर्मा गर्म बहस के बाद उसे तोड़कर खोलने का फैसला किया। ब्रायन की एक कठिन परीक्षा समाप्त हुई और आखिरकार वे ऑस्ट्रेलिया से निकल चुके थे। लेकिन यहाँ एक झोल है, अभी वे लंदन नहीं पहुंचे थे। वहां मौजूद सभी अधिकारी अमेरिकी लहजे में बातचीत कर रहे थे और उन्होंने जल्दी ही खुलासा किया कि ब्रायन उस वक्त लॉस एंजलिस में थे, यानी अपनी असल मंजिल से लगभग आधी दुनिया दूर। ब्रायन को डब्बे से निकालकर खड़ा करने में कुल 4 लोगों की जरूरत पड़ी और मेज पर लिटाने पर उनके पैर सीधा होने का नाम नहीं ले रहे थे। घंटों तक वे उसी स्थिति में अकड़े रहे जैसे कि वे उस लंबी यात्रा के दौरान थे। अधिकारी ब्रायन को अस्पताल ले गए और उनकी कहानी जल्दी ही पूरे मीडिया में वायरल होने लगी। FBI का भी ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हुआ, जो उन्हें कोई जासूस या अगवा किया गया कोई शख्स समझ रही थी। ब्रायन उन्हें समझाने में कामयाब रहे कि दोनों में से कोई भी आरोप सही नहीं था, पर अब सवाल यह था कि उनके साथ आखिर किया क्या जाएगा। सौभाग्य से अमेरिकी अधिकारियों ने उन पर कोई भी मुकदमा न लगाने का फैसला किया, पर इसका यह मतलब नहीं था कि ब्रायन अब एकदम आजाद थे। एक भगोड़े के रूप में अपने अंजाम के लिए जिम्मेदार होने के कारण पैन अमेरिकन आसानी से ब्रायन को वापस ऑस्ट्रेलिया भेज सकती थी, लेकिन इस घटना से थोड़ा पब्लिसिटी पाने के चक्कर में एयरलाइन ने उन्हें उनके घर भेज दिया, वो भी फर्स्ट क्लास में। ब्रायन इस बार किसी डब्बे में नहीं बल्कि सचमुच की सीट पर बैठकर सफर कर रहे थे। ब्रायन ने उस डब्बे में कुल मिलाकर 4 दिन बिताए थे। उनकी किस्मत बड़ी अच्छी थी कि वे जिंदा बच गए, वरना अगर उन्हें लॉस एंजलिस से लंदन की अंतिम यात्रा पर भी लाद दिया जाता तो ठंड में ठिठुरने से शर्तिया तौर पर उनकी मौत हो जाती। आज ब्रायन 75 साल के हो चुके हैं और इस घटना को याद करते हुए बताते हैं, अपनी जान को इस तरह जोखिम में डालने का उनको बहुत पछतावा है, फिर भी वो उस घटना से होने वाली पब्लिसिटी का फायदा उठाने से बाज नहीं आए। ब्रायन ने पागलपन और साहस भरी इस घटना पर एक फिल्म की कहानी भी लिखी और वो उम्मीद करते हैं कि कोई प्रोडक्शन कंपनी एक दिन उस पर मूवी भी बनाएगी।
ये तो वक्त ही बताएगा कि ऐसा होता है या नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो याद रखें, आपने इसे सबसे पहले हमारे चैनल पर देखा था। 100 साल की बूढ़ी हुई गिरफ्तार। मार्च 2020 में रूथ ब्रायंट उत्तरी कैरोलिना में स्थित अपने ओल्ड एज होम में अपना 100वां जन्मदिन मना रही थी। तभी दो पुलिस वाले उनकी तलाश करते हुए हॉल में दाखिल हुए। वे रूथ के पास पहुंचे जहां वे अपनी फैमिली के साथ बैठी थी और जेब से एक हथकड़ी निकाली। रूथ की बेटी अपनी मां के बचाव में कूद पड़ी, लेकिन पुलिस ने उन्हें पूरी तरह दरकिनार कर दिया। वे रूथ की ओर मुड़े और जन्मदिन के हर्षोल्लास वाले माहौल में उनको गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े। रूथ 100 साल की एक बुजुर्ग महिला थी जो कि 24 घंटे अपने ओल्ड एज होम में रहती थी और पुलिस वाले उनके साथ ऐसे पेश आ रहे थे मानो वे कोई खतरनाक अपराधी हो, वो भी ठीक उनके जन्मदिन पर। आप सोच रहे होंगे शायद रूथ ने कोई बैंक लूटा हो या शायद उन्होंने बहुत पहले कोई जुर्म किया हो जिसका खुलासा अब जाकर हुआ हो। इसका जवाब भले ही आश्चर्यजनक हो, पर इतने सारे पुलिस वालों की तैनाती के लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। सभी सुनकर हैरान थे कि रूथ जो को अश्लील अंग प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किया जा रहा था और वे इस आरोप को नकार भी नहीं रही थी। जब पुलिस उन्हें हथकड़ी पहना रही थी तो उन्होंने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया और एक पुलिस वाले से तो यहाँ तक कह दिया कि उसकी शक्ल देखकर उनको गुस्सा आ रहा है। फिर जैसे उन्होंने रूथ को पुलिस कार में डालना चाहा, उन्होंने एक अधिकारी के घुटने में लात मारकर इसका विरोध किया। ये बुजुर्ग महिला तो बहुत ज्यादा उत्साही निकली मेरे भाई। रूथ का ये बागी रवैया देखकर उनकी बेटी को भी कम झटका नहीं लगा और वे अपनी माँ को थाने जाते हुए देखती रहीं। उस वक्त पुलिस भी उतनी घबराई हुई थी क्योंकि रूथ चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। वे लगातार कार की असहज सीटों की शिकायत कर रही थी और ये सुझाव भी दिया कि उन सीटों को डिजाइन करने वालों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि उन्हें पकड़ने के लिए इतने सारे पुलिस वाले आखिर क्यों आए थे। अगर उनमें से एक रूथ की बकबक सुनकर पागल हो जाए तो कम से कम दूसरा पुलिस वाला तो उन्हें थाने पहुंचाने तक अपने पूरे होशो आवाज में बैठा रहे। थाने पहुंचते ही पुलिस ने रूथ का फोटो लेने के लिए उन्हें नीचे बैठाने में जरा भी देर नहीं की। एक फोन कॉल और जेल का नारंगी सूट पहनाए जाने के बाद रूथ की बेटी अपनी बूढ़ी मां को जेल की कोठरी में निराश हालत में देखने की उम्मीद में थाने पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। रूथ जरा भी परेशान नहीं थी और उन्हें कोठरी में भी नहीं डाला गया था। इसके उलट पूरा स्टेशन थाना हंसी से गुलजार था और सभी पुलिस वाले रूथ के साथ सेल्फी लेने के लिए उतावले नजर आ रहे थे। आपको भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप भी लाइन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि रूथ की बेटी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो आखिर कहाँ आ गई और वहां आखिर चल क्या रहा था। अभी कुछ देर पहले ही पुलिस रूथ को जबरन हथकड़ी पहना रही थी, फिर अचानक से वे उनके साथ किसी सेलिब्रिटी जैसा व्यवहार करने लगे। माना कि 100 साल की उम्र रूथ को सचमुच एक सेलिब्रिटी बनाती है, लेकिन पुलिस के रवैये का सिर्फ यही कारण नहीं था। जैसा कि आगे पता चला, ये गिरफ्तारी एक बड़ा सा छलावा था जिसे खुद रूथ ने अपने बर्थडे सरप्राइज के तौर पर आयोजित किया था। जी हाँ, रूथ ने सिर्फ मजे लेने के लिए खुद को सरेआम गिरफ्तार करवाया। पूरी सदी बीत गई पर वे कानून से कभी नहीं टकराई और अपने आखिरी सालों में वे इस ख्वाहिश को भी पूरा करना चाहती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी बेटी को यह मजाक जरा भी पसंद आया होगा, खासकर बर्थडे में अपनी मां का ऑस्कर जिताने लायक वो प्रदर्शन याद करने के बाद। इसी के साथ रूथ का ये मजाक खत्म हुआ और उन्होंने वहां के अफसर को एक बड़ी सी झप्पी देकर अपनी बेल करवाई। अपने ओल्ड एज होम वापस जाकर वे फिर से दोस्तों के साथ अपने जन्मदिन के जश्न में लीन हो गईं। क्या आप भी ऐसी किसी सच्ची कहानी से वाकिफ हैं जिसे सुनकर यकीन ना हो कि वो सच है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।